अंधियारी रातों में मुझको थपकी देकर कभी सुलाए। अंधियारी रातों में मुझको थपकी देकर कभी सुलाती। कभी प्यार से मुझे चूमती, कभी डांट कर पास बुलाती। कभी आंख के आंसू मेरे आंचल से पोंछा करती हो। कभी आंख के आंसू मेरे आंचल से पोंछा करती हो। सपनों के झूलों के अक्सर धीरे धीरे मुझे झुलाती। सपने वो झूलों के अक्सर धीरे धीरे मुझे झुलाती। जी हाँ, कौन है वो माँ, हम सबकी माँ, और हम सब भी हैं माँ। तो आज का दिन माँ का दिन, यूं तो हर रोज माँ का दिन है। माँ है तो ये सृष्टि है, माँ है तो ये प्रकृति है, माँ है तो हम है, माँ है तो ईश्वर है। धन्य है वो ईश्वर जो माँ की गोद में खेला और ईश्वर के रूप में इस धरती पर आया। कि खुद गीले में सोकर हमको सूखे में सुलाए कौन। खुद गीले में सोकर हमको सूखे में सुलाए कौन। छोटा सा भी घाव लगे तो माँ बिन अश्क बहाई कौन। छोटा सा भी घाव लगे तो माँ बिन अश्क बहाई कौन। और भूख नहीं कहती है फिर भी जबरन मुझे खिलाए कौन। भूख नहीं कहती हूँ फिर भी जबरन मुझे खिलाए कौन। हर एक निवाला तोता मैना कहकर फिर बहलाए कौन। हर एक निवाला तोता मैना कहकर फिर बहलाए कौन। तो वो है माँ। जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन देवशील मेमोरियल पटल पर। हम हर सोमवार मिलते हैं और आज मंगलवार हो गया। मेरी ही किसी गुस्ताखी की वजह से हमें इस सोमवार को मंगलवार पर लाना पड़ा। कोई बात नहीं, देवशील मंच आपकी सेवा के लिए, आपको साहित्य से जोड़ने के लिए, हर दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ हमेशा से है। मैं सोनिया सोनमक्स गुड़गांव से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एकत्रित हैं मातृ दिवस के लिए। विश्व मातृ दिवस हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। करीब 111 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। इस दिन की शुरुआत एना जाविस ने की थी। इसकी तारीख 9 मई के आसपास पड़े, इसलिए उन्होंने इस दिन को चुना। 9 मई यानी उनकी माता का दिवंगत दिवस, यानी उनकी माता की पुण्यतिथि दिवस। तो इस दिन की शुरुआत एना जाविस ने अपनी माँ रीप्स जाविस की याद में की थी। जबकि ये दिन की शुरुआत रीप डेविस खुद करना चाहती थी, पर किसी कारणवश वो नहीं कर पाई और उनकी मृत्यु हो गई। तो अपनी माँ की इसी तमन्ना को पूरा करने के लिए एना डेविस ने ये दिन चुना और ये 1908 से लेकर आज तक लगभग 111 वर्षों से मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमारे बीच इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ माताएं उपस्थित हैं, जो साहित्यकार भी हैं, जो आज की दुनिया की सशक्त हस्ताक्षर है। सबसे पहले मंच पर मैं स्वागत करना चाहूंगी प्रोफेसर मंगला रानी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है प्रोफेसर नमस्कार। मंगला रानी जी। अगर आप बैक स्टेज हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत देवशील आभार। मंच आपका स्वागत करता है। तो आपकी के बारे में जानकर मुझे अति प्रसन्नता हुई कि आप एमए, पीएचडी, डीलेट हैं, पटना से हैं हाँ, और आपकी 8 प्रकाशित पुस्तकें हैं। कई ग्रंथों में आपके संकलन हैं। साहित्य और संवेदना हांगकांग से, पाथी मलेशिया से, रेत पर उमकते पांव राजस्थान सेमिनार से, धर्म और दिशाएं, सहोदरी सोपान सम्मेलन, साहित्य इत्यादि। कई पत्र पत्रिकाओं में आप लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। बहुत से सम्मानों से आप सम्मानित हो चुकी हैं और हम भी बड़े प्रसन्न हैं कि आपके ये सम्मान देकर। बहुत कम लिखा है मैंने आपके बारे में, बहुत कम लोगों को बता रही हूँ। और मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आपको पढ़कर मुझे ये लगा कि आपके साथ एक अलग से पूरा साक्षात्कार या पूरी बातचीत का सेशन हमें अवश्य रखना चाहिए। आपसे बहुत कुछ हमें सीखने और सुनने को मिलेगा और ये हम जल्द ही करेंगे। बहुत से सम्मान आपको मिल चुके हैं। मानद उपाधि सम्मान, महाकवि प्रभात सम्मान, विश्व हिंदी सेवी सम्मान, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान, श्री रास बिहारी साहित्य सम्मान, साहित्य सिंधु सम्मान इत्यादि। और वैश्विक मंचों पर भी आप पूरी तरह से छाई हुई हैं, अपने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उज्बेकिस्तान, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका
और राष्ट्रीय मंचों पर भी कई अधिवेशन में आप पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। देवशील मंच आपका स्वागत करता है और आपका अभिनंदन करता है एक माँ के रूप में। अब हम आपको बुलवाने जा रहे हैं रश्मि झा जी से। अगर आप उपस्थित हैं तो आप मंच पर आए। नमस्कार पूजा कृष्णा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस मंच देवशील पर। रश्मि झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप अपनी गीतों और गजलों में हिंदी और उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल करती हैं। हंस प्रकाशन द्वारा आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप भी पीएचडी और एमफिल हैं। आपने एमसीए भी किया है और आप ग्रीन बेल्ट होल्डर भी हैं। आपकी मासूम सी शक्ल देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये जानकर, और आज के समय में ये होना बहुत जरूरी है। और आपकी गजल संग्रह है पूछेगा खुदा तुम क्या लाए और चांद मेरा हो गया, ये अमेज़न पर उपलब्ध है। और मंगला जी, आपकी भी और आपकी भी, आप सभी की जितनी भी पुस्तकें हैं, मैं जैसे भी उन्हें खरीद कर पढ़ना चाहूंगी जरूर। और मुझे पुस्तकें सहेजना, उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे, जहनी रूप से हम एक दूसरे से मिलेंगे, उतने ही हमारे दिल मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप हिंदी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 34 रिसर्च पेपर्स आपके भी आ चुके हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप प्रकाशित हो चुकी हैं। आप आईटी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उसके साथ ही आप हिंदी के लिए इतना काम करती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक बहुत बड़ा इस मंच से ये चर्चा का विषय, ये बातचीत का विषय होने वाला है कि आज की माताएं जो इतनी क्वालिफाइड है और अलग अलग विषयों में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इतना काम कर रही हैं, तो उनका क्या रोल है हमारे बच्चों की जिंदगी में, हम जल्द ही इस पर बातचीत करेंगे। नीरज यादव जी, हम भी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उसके साथ हम चलते हैं हमारे तीसरी मेहमान आज की, डॉक्टर रूपा सिंह जी। आपका मैं स्वागत करती हूँ देवशील मंच पर। आप भी एमफिल और पीएचडी हैं। अगर आप उपस्थित हैं तो आप हमारे सामने आए। आप भी 3 नेशनल अवार्ड आप हासिल कर चुकी हैं। 2 इंटरनेशनल अवार्ड आपकी झोली में है। आप कहानीकार भी हैं। आप एक सशक्त लेखिका भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस मंच पर। डॉक्टर रूपा सिंह जी, अभी वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इतनी देर में। जितने भी लोग आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर नीरज यादव जी, देवशील मंच, आप सभी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसे जैसे मुझे कमेंट नजर आएंगे, मैं आपका स्वागत करूंगी, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इस बातचीत के सेशन में अगर आप सामने रहेंगे तो ये बातचीत का दौर हमें भी खूबसूरत लगेगा। तो आप उपस्थित रहिए, और कुछ भी आपके जहन में कोई प्रश्न आता है, कोई भी बात आती है, तो आप लिख कर मुझ तक पहुंचा सकती हैं और हम उसे अपनी चर्चा का विषय अवश्य बताएंगे। तो मंगला जी, हम बात करने जा रहे थे माँ की। रश्मि जी, तो आप भी माँ है, हम सभी माँ है, और प्रकृति भी माँ है। ये सृष्टि ही माँ से है। तो माँ के लिए संभव मुझसे तो कभी नहीं हो सका कविता लिखना, क्योंकि अमर चींटियों का एक दस्ता मेरे मस्तिष्क में रेंगने लगता है जब मैं माँ की बात करती हूँ। चुटकी चुटकी आटा भी अगर मैं अपने मस्तिष्क की इन रगों को दूं, तो भी मेरे जहन में माँ के लिए शब्द नहीं आते कि मैं उनके लिए क्या लिखूं, उनके लिए क्या कहूं। इसलिए नहीं कि मैं माँ हूँ, इसलिए कि ये प्रकृति भी एक माँ है, इसलिए कि वो सृष्टि की रचयिता है, इसलिए कि वो अलग अलग रूप में हमारे सामने, हमारे समक्ष कई रूपों में प्रस्तुत रहती है। माँ सिर्फ माँ है, उसके लिए कोई भी और शब्द नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में बस एक जहन में यही प्रश्न आता है कि पुराने समय की माँ जो क्वांटिटी ऑफ टाइम अपने बच्चों को देती थी, और आज की माँ जिसके पास खुद के पास समय कम है, जो खुद इस एक सशक्त हस्ताक्षर है आज के समाज में, और कई सारे काम वो एक साथ कर रही है, तो वो क्वालिटी ऑफ टाइम अपने बच्चों को दे पाती है, कई बार वो भी नहीं दे पाती। तो उस माँ में और आज की माँ में, माँ तो माँ है। तो मंगला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? माँ तो सच माँ ही है। माँ को किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते।
मैं अपने आप को पुराने ज़माने की माँ समझती हूँ और अपनी बेटी को नए ज़माने की माँ समझती हूँ और ये जी तुलना करके मैं आपके समक्ष बात करती हूँ। जिस जी तरह मैं उसके पीछे दौड़ती भागती थी, उसको तैयार करना, स्कूल भेजना, उसके कोर्सेज़ देखना, परीक्षाएँ देखना, पेरेंट्स टीचर्स मीट में जाना, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए जिस प्रकार मैं लगी रहती थी, उसी तरह मैं अपनी बेटी को देखती हूँ। वैसे ही चिंतित रहती है, वैसे ही डिवोटेड रहती है, वैसे ही परेशान रहती है। उसने कभी भी हालाँकि दोनों पति-पत्नी काम करते हैं और वो अकेली वहाँ दोनों पति-पत्नी ही रहते हैं, बैंगलोर में मेरी बेटी रहती है। लेकिन उसने कभी भी किसी भी जगह पर अपनी बेटी को रख कर जाने का ख़्याल नहीं किया कि ऑफ़िस चले जाएँ तो कुछ आवर के लिए जो रखने हैं, वो सब उन्होंने नहीं रखा। ऑफ़िस में भी एक स्थल बना हुआ है जहाँ बच्चों को रखें, वहाँ भी उसने नहीं रखा रखा। दोनों पति-पत्नी ने सामंजस्य बिठाया और बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो मैं समझती हूँ कि माँ हर वक़्त की माँ है। लेकिन बहुत बार बहुत विवशताएँ होती हैं, जैसे कि कोई स्त्री फ़ौज में है, ऐसी पुलिस में है, ऐसी जगहों पर है जहाँ बच्चे के लिए नहीं एडजस्टमेंट हो सकता। तो परिवार का बहुत महत्व होता है वैसे में। परिवार में भी जो माँ होती हैं, दादी माँ, नानी माँ, बुआ, मौसी, ये लोग बहुत सपोर्ट करती हैं। तो मातृत्व जी जो है सिर्फ़ माँ में नहीं है, मातृत्व उस पिता में भी आ जाता है। जब वो बेशक बच्चे का पिता बनता है, तो उस मातृत्व भाव से ही उसका जो पितृत्व होता है, वो मातृत्व में परिवर्तित होते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, माँ, माँ है, हर वक़्त की परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन उसके हृदय में, वो उसके दूध में, उसके आँसुओं में कोई फ़र्क नहीं है। माँ तो माँ। अरे बहुत अच्छी बात आपने कही और हमारे मन की बात कही। यही बात मैं रश्मि झा जी से जानना चाहती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में रश्मि जी? जी, इस पावन मंच को नमन है, माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, रश्मि अभय जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस सुंदर से मंच पे हमें इतने सुंदर विषय के लिए आमंत्रित किया। बहुत-बहुत हृदयतः से आप लोगों का आभार। तो मैं अपनी बात रख रही हूँ कि चलती-फिरती आँखों से अजा देखी है, चलती-फिरती आँखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, लेकिन माँ देखी है। माँ मैंने तो क्या जन्नत बहुत तो नहीं देखी, लेकिन माँ देखी है। मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, मेरी हुँ, तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता, अगर नहीं तकदीर लिखने क्या बात का हक मेरी माँ को होता, तो माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना असंभव है। हुँ, तो एक छोटी-सी बच्ची भी जब माँ बन जाती है, तो आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से वो सड़क के किनारे अपने भाई बच्चों के लिए रोटियाँ पका के खिलाती है और उनको जी, माँ माँ उनके काम पे जाती है और वो उन छोटे भाई-बहनों को थपकियाँ दे के सुलाती है। तो ये मातृत्व का भाव बहुत ही सुंदर है। ये सिर्फ माँ में नहीं, जिसके अंदर भी मातृत्व का भाव है। चाहे वो धरती है, चाहे अभी बहुत सुंदर बात इन्होंने कही कि कि आजकल कि माएँ इतनी क्वालिफ़ाइड होती हैं, पढ़ाई-लिखाई भी करती हैं, अपना करियर भी सँभालती हैं, तो उसमें किस तरीके से सामंजस्य बिठाती हैं। तो इसका एक सुंदर सी बात मैं कहूँ कि अगर परिवार में प्यार हो, आपसी समझ जी, हो, सामंजस्य हो, जी, तो राहें बहुत आसान हो जाती हैं। मेरी भी जब शादी हुई थी, मैं उस समय सिर्फ़ ग्रेजुएशन करके आई थी, बहुत बड़ा परिवार था, जी, जी, लेकिन जी, मुझे सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग मिला और मैंने भी उसका 10 गुना वापस लौटाया। लौटाना तो संभव नहीं है, लेकिन कृतज्ञ नहीं, हूँ जी, जी, और आज जो कुछ भी मैं हूँ बस उन्हीं सबके आशीर्वाद के बदौलत हूँ और ये मैं कहूँगी कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर आप ठान लीजिए और बच्चों की परवरिश सिर्फ माँ ही नहीं करती। अगर सिर्फ माँ करते हाँ, वहाँ पे जहाँ पे बच्चे सिर्फ माता-पिता के साथ रहते हैं, तो वो बात अलग होती है। लेकिन हमें अपने बच्चों को संस्कार भी देना है कि आप बुआ के साथ कैसे रहें, मौसी के साथ कैसे रहें, दादा-दादी के साथ कैसा बर्ताव करें, नाना-नानी, इन सब का बहुत ही गहरा रोल हमारे जीवन में होता है। और जब हम अकेले भी होते हैं, समझिए कि अगर मैं किसी मेड को अपॉइंट कर रही हूँ, तो उस मेड को भी बहुत आदर के साथ कि उससे किस तरीके हुँ, से बात करनी है, किस तरीके से उनको आदर दे करके क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में
बच्चे की देखभाल वही करेंगी। तो जी जी। जहाँ स्नेह हो, सामंजस्य हो और दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, तो बच्चे भी आपकी इस बात को समझते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, और जो आप करते हैं बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, भले ही वो इस चीज को आपको जताए नहीं, क्योंकि बच्चे लेकिन वो आपको फॉलो करते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं, वो जी। आपके संस्कार में आ जाता है। अभी तो पूजा सिंह जी नीचे लिख रही थी कि माँ हमेशा त्याग की मूर्त क्यों बनी रहे, वो भी एक जीवंत इंसान है, जीवंत औरत है, ये समझना भी जरूरी है। तो बेशक पूजा सिंह जी आपने जो बात लिखी है वो आप खुद एक माँ है, आपने लिखा है कुछ। आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे रश्मि झा जी? पूजा सिंह जी कह रही हैं कि माँ हमेशा त्याग की मूर्त रूप बनी रहे, ये भी ज्यादती है। माँ एक सजीव, एक जीवंत औरत भी है, ये समझना भी जरूरी है। विनीत श्रीवास्तव जी आपका स्वागत करते हैं। उदयवीर जी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं भी इसके बारे में अपना ये विचार अगर रखना चाहूंगी पूजा जी, कि कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं कि जो बाय हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं। अभी मैंने इसी बात की चर्चा चर्चा में कहा था कि प्रकृति भी माँ है। जब माँ माँ हो जाती है, कुछ एक बातें नेचुरल है, वो त्याग की मूर्त अपने आप ही हो जाती है, कोई उसे कहता नहीं है। आप खुद भी एक माँ है कि आपको अपने बच्चे के लिए ये त्याग करना है, कोई आपको इस चीज के लिए कंपेल नहीं कर रहा है। जब तक आपका बच्चा भूखा है, जब तक आपका बच्चा अकेला है, या आपका बच्चा सर्दी से ठिठुर रहा है, या आपका बच्चा गीले में सो रहा है, कोई भी माँ, या मैं ये कहूँ पिता, नॉट ओनली माँ, दादी भी, मतलब जो भी उस बच्चे से कनेक्टेड है, वो अपने सुख से रह ही नहीं सकता। कोई उसे कंपेल नहीं कर रहा ये त्याग करने के लिए। उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, कुछ एक बातें हमारे अंदर इनबिल्ट हैं, वो हम करते हैं। फलदार वृक्ष है या फल है या प्रकृति है, नदी है, वो सागर की तरफ तो जाएगी ही, बादल भर जाएगा तो वो बरसेगा ही। तो ये कुछ नेचुरल सी बातें हैं जो होती हैं। मुझे लगता है कि इसमें त्याग जैसी तो कोई बात है नहीं, और ना ही जबरदस्ती वाली कोई बात है। बाकी ठीक है, आजकल की माँ, हम जब वर्किंग है या सब कुछ है, तो उसके लिए हमें कैसे सामंजस्य बिठाना है। और ये क्वेश्चन भी आता है साथ के साथ कि न्यूक्लियर फैमिलीज भी जैसे हो रही हैं आजकल। अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसे में जब फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही हैं, या बच्चे हमसे, हमारे बच्चे खुद हमसे काफी दूर हैं, और वो बहुत छोटी उम्र में दूर हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली +2 के बाद जो हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां भी हमसे दूर हो जाती हैं। तो ऐसे में उनको माँ के रूप में कैसे अपने बच्चों के साथ आगे बिहेव करना है, तो उन्हें ये बातें कैसे सिखाई जाए, या वो अपने बच्चों का लालन पोषण कैसे करे आज की माँ के रूप में। तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। डॉक्टर रूपा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं इसी बीच। आपका बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत करते हैं रूपा जी, नमस्कार। सोनिया जी कोई बात नहीं, मेरी अगर आवाज आ आपने, रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। अगर आपने मेरी बात सुनी हो तो चलिए हम आपकी तरफ ही चलते हैं, कि जो आजकल की न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, मौसी बुआ नहीं है, और मदर और फादर दोनों वर्किंग है। तो हमने जिस तरह से अपने बच्चों को पाला, चलो हम भी वर्किंग थे या हमारी माँ ने पाला हमें, तो अगर मैं इस तरह की बात कहूँ, तो उस तरह से हम बच्चों को जब हम क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं दे पाते, तो ऐसे में बच्चों को कैसे टैकल किया जाए, या आप कैसे करती हैं, या आप कैसे सजेस्ट करेंगी कि किया जाए? रूपा जी मैं आपकी तरफ चलती हूँ। हाँ जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बात सुनी नहीं। आपकी जो अभी जो चर्चा चल रही थी, मैं देर से जुड़ पाई, तो मैं थोड़ा, जी मुझे जी। लगता है मुझे वक्त दीजिए कि मैं आपसे हाँ और कोई बात नहीं, संक्षिप्त से आप बातचीत में शामिल होइए। हाँ जी रूपा जी, आपकी आवाज भी हम तक कम आ रही है, धीरे आ रही है। तो यही बात मैं वो रश्मि थोड़ा झा जी मुश्किल आपसे हो रहा करती है। हूँ, अभी आप ही हमारे बीच में हैं। जी जी तो आप हमें बताइए। जी, माँ का फर्ज पिता को भी निभाना होता है, पिता के अंतर हृदय में भी माँ का ही हृदय होता है, और होना भी चाहिए। बिल्कुल विनय श्रीवास्तव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आज के समय में तो हम, जब अभी न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही है, आपको रीना झा जी, रश्मि झा जी बताएंगी। रश्मि झा जी, हम आपके विचार जानना चाहते हैं। जी, जस्ट अभी मैंने कहा कि माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना असंभव है, और संतान जो होती है वो मानव के लिए सबसे कठिन परीक्षा है। यू नेवर नो। जी बहुत बार होता है कि माँ बाप बहुत संस्कारशील होते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल उनके उलट होते हैं, या माँ जी बाप सिर्फ होते हैं बस। तो बच्चों को हैंडल करना और उनको संस्कार देना, उनको जीवन में आगे बढ़ाना,
ताकि वो अपने जीवन में हर तरह से सफल हो सके। यह सबसे कठिन परीक्षा होती है माँ बाप के लिए, खासकर माँ के लिए इसलिए भी क्योंकि बच्चे के साथ माँ का रिश्ता हर रिश्ते से 9 मासा बड़ा होता है, क्योंकि जी वह 9 जी महीने पहले से बच्चे को जानती है, जिस समय कोई भी नहीं यस जानता। तो उस समय हम बिल्कुल बच्चे की धड़कनों को फील करते हैं। आपने सुभद्रा और अभिमन्यु का तो उदाहरण सुना ही होगा। जी तो जी जी हम अपने बच्चे को पूरी तरीके से उस समय ही गर्भावस्था में ही संस्कारित कर सकते हैं, और यह हमारी माताओं के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। अगर उस समय आपकी सात्विक प्रवृत्ति रही, अगर आप जीवन के सुख दुख को सम करते हुए आगे निकल गए, तो वो बच्चों में ये संस्कार बहुत दूर तक जाती है। बाद के जी 7 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें मैं ये कहूंगी कि ठीक है, आजकल तो सभी माताएं पढ़ी लिखी होती हैं, करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर जरूरी हो, अगर कोई घर में दादी नानी नहीं हो या मौसी या कोई ऐसी देखने वाली नहीं हो, तो उस समय अब तो उस समय हम बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि बच्चों को यह संस्कार दे सके कि धन खो करके भी अगर हम आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है, क्योंकि जिनकी आत्मा जी में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ भी हो, आदमी नहीं है। तो देह के जी भीतर आत्मा इसलिए है क्योंकि वह देह की रक्षा करे, न कि इसका सर्वनाश कर सके। तो इसलिए इतनी छोटी उम्र में अगर हम बच्चों को क्रेच में छोड़ करके चले जाए, वहां कितने भी कैमरे लगे हों, मैंने बहुत सारा उदाहरण देखा है। मेरी सिस्टर है यूएस में, तो उनकी जी एक जी फ्रेंड के बेटे के साथ ऐसा हुआ था, टीवी में भी आया था ये समाचार बहुत दिनों तक, 4-5 सालों तक, कि वो अपने बच्चे को छोड़ करके गई थी। तो उनकी जो मेड थी क्या करती थी कि वो माँ के जाने के बाद उस बच्चे का कपड़ा वगैरह चेंज करवा के वो स्ट्रीट के जहाँ पे ये होता है, जो इस स्ट्रीट के आगे जाकर के बच्चों के साथ भीख मांगती थी। तो इस तरीके ओके से एक दिन अचानक उनके हस्बैंड आए, तो देखा कि बच्चा नहीं है, क्या हुआ, ये हुआ, फोन किया, तो मालूम चला कि बच्चा तो वहां भीख मांग रहा है उनके साथ। तो हम नहीं जानते कि कैसा क्या, और बच्चा चूंकि बेजुबान होता है, कुछ बोल नहीं पाता है, तो उस समय उनकी जरूरत का ध्यान रखना, तो ये तो पिता का तो दायित्व है ही, लेकिन माता का सबसे ज्यादा है। तो और माताओं को यह करना चाहिए, क्योंकि जीवन जी के जो शुरुआत के वर्ष होते हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें कर्म भूमि उपन्यास में प्रेमचंद जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि जिंदगी की वह उम्र जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह बचपन है। उस वक्त जी जी पौधे बहुत को अच्छी तरी बात मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। अगर उस वक्त खुराक ना मिले तो उसकी जिंदगी सदा के लिए खुश्क हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत चाहिए, अच्छी घर में थोड़ा पैसा कम ही आए, हम सूखी रोटी ही खा लें, लेकिन अपने बच्चे को स्वस्थ, सुंदर, संस्कारशील बना सके, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी माँ बाप के लिए। मेरा तो यही पूजा सिंह जी कह रही हैं, बहुत अच्छा आपने बातचीत की रश्मि झा जी। पूजा सिंह जी फिर कह रही हैं कि कभी कभी बनी बनाई इमेज, सीमाएं इतनी बड़ी दीवार बन जाती हैं कि माँ का रोल एक औरत के निजी अस्तित्व को लगभग मार ही देता है। हाँ बेशक आप ठीक कह रही हैं पूजा जी। बेशक हम उस युग में, उस इरा में आ चुके हैं कि अभी जैसे कि मैं बात कर रही थी कि माँ और पिता, आजकल की जो बच्ची हैं, हमारी बच्चियां हैं या हमारे बच्चे हैं, वो दोनों ही लगभग 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। दोनों को ही अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है। ये प्रकृति की तरफ से है कि 9 महीने कोख में रखने का सुख उस ईश्वर ने हम औरतों को दिया है। लेकिन उस समय के साथ अगर वो पिता भी पूरी तरह से कनेक्टेड रहता है, इसको अगर हम वरदान मानकर लेंगे पूजा जी, मैं ऐसा मानती हूँ, तो हम इसको बड़े सुख से लेंगे। लेकिन अगर हम इसको बोझ मानकर लेंगे, और ये समय आ रहा है, इसके बारे में भी मैं आपसे रश्मि झा जी बात करती हूँ, या रूपा सिंह जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि आजकल की लड़कियां, आजकल की बेटियां, हमारे संस्कारों में कमी है, या वो इस अंधाधुंध दौड़ में इतना आगे बढ़ना चाहती हैं कि वो शादी के 5-5, 6-6, 7-7 साल तक भी माँ बनने का सुख नहीं लेना चाहती हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि उन्हें इस प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ना है।
उन्हें अपने कैरियर को और आगे बढ़ाना है, उन्हें सक्सेस होना है, एक मुकाम पाने के बाद उन्हें अगला मुकाम, उसके बाद अगला मुकाम, इस तरह से वो जो अपनी कंसीव करने की जो उनकी उम्र है, उससे कई बार आगे निकल जाती हैं और उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए, उन बेटियों के लिए या दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आपसे जानना चाहती हूँ रश्मि के डॉक्टर रूपा सिंह जी। जी अगर आपका नमस्कार। बात मेरी बात मेरी आवाज नमस्कार। साफ आ रही होगी मुझे लगता है। अब मैं जी, आप लोगों की जो चर्चा सुन रही हूँ, मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जोड़ के भी अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं जो मेमोरियल, जो देवशील मेमोरियल की जो ट्रस्टी हैं रश्मि अभ्या, पहले उनको तो सलाम मैं करना चाहूंगी, क्योंकि एक स्त्री होकर मतलब आप मातृशक्ति की आप महिमा गा रही हैं, एक देवी की तरह, एक गरिमा। हमारी भारतीय संस्कृति में ये चीजें हैं कि जो माँ है, मातृशक्ति है, वो गरिमा में है, महिमा में है। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा कि मैं इसके इसके पीछे की बात मैं कहना चाहूंगी कि किसी को माँ जी, जी, बनाकर, ज़रूर किसी स्वागत को है माँ आपका। का रूप देकर किस तरह से उसका शोषण किया जाता है, इस पूरे शोषण चक्र को भी देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ माँ ही, जी, सिर्फ औरत ही हर चीज की एक कर्तव्य की लंबी फेहरिस्त है। अधिकार के नाम पर कुछ भी नहीं है, एक दोयम दर्जे का नागरिक माना गया है। और जो कर्तव्य है, माँ और पिता दोनों का कर्तव्य है, बच्चे का जन्म से लेकर उसे उसका लालन पालन, उसके सारी जो इतिश्री है, एक पूरा घना बरगद बनाने की जो सृष्टि चक्र है, पिता की भी उतनी ही भूमिका है। जी, लेकिन स्त्री को, चूंकि वो माँ है, माँ बनने के इतने सारे कर्तव्यों की लंबी लंबी जो लिस्टें हैं, उसके बीच वो स्त्री कहाँ रह जाती है। मुझे लगता है कि इस ओर हमें देखना होगा, ये क्यों ऐसा हुआ और किस तरह से स्त्री ने इसको स्वीकार किया। और अभी चूंकि हम आधुनिक युग में रह रहे, आधुनिक भी नहीं हुए पूरी तरह, और उत्तर आधुनिकता हम लोग पढ़ रहे, पाठ कर रहे हैं, उत्तर आधुनिक युग कहा जा रहा है इस चीज को। लेकिन मायने में मतलब हम स्त्रियों ने जो हमें दिया गया, हम स्वीकार कर गए। अब मैं जैसे भारतीय समाज या संस्कृति की बात कहूँ, तो मुझे माफ कीजिएगा ये कहने के लिए, लेकिन सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो धन की देवी है वो लक्ष्मी माँ है, जो विद्या की देवी है वो सरस्वती माँ है, जो शक्ति की जी, देवी है वो दुर्गा या काली माँ है। सब देवियां हैं, जी, अपार शक्ति की स्वामी। लेकिन समाज में स्त्रियों को देखिए, सबसे गरीब स्त्री है, विद्या से वंचित किया जाता है, जो शक्ति है उससे वंचित किया जाता है, और दिया किया जाता है एक महिमा का रूप, देवी का रूप, एक मिथक रूप, कि उसमें खुश है। स्त्री को या तो दो दो भागों में देखा गया है, कमर से नीचे तो राक्षसी है, काम कंदरा है, या फिर वो बहुत महिमामय देवी है, उसको मिथक बना दिया गया है। मतलब वो जैसे तीन श्रेणियां मानी गई है, राक्षस है जी, मनुष्य है जी, उसके बाद देव है जी। तो यहाँ स्त्रियां या तो राक्षस है जी, या तो देवी है मैं जी। बात करने उसका बिल्कुल रखती एक्चुअली मातृ दो रूप चीज कहाँ मिला है? रहे हैं ये हम, दो चीज मिला रहे जी हैं। जी। जी, तो ये मातृत्व का जो इसके इसके लिए बहुत सारे आंदोलन में हुए, पश्चिम में भी हुआ है, भारत में भी हुआ। महादेवी वर्मा तक ने लिखा श्रृंखला की कड़िया में कि बच्चों का जो लालन पालन है वो पूरे पूरे समाज की जिम्मेवारी है, पिता की जिम्मेवारी है, परिवार की जिम्मेवारी है। लेकिन जिम्मेवारी कहाँ सौंप दी जाती है? बच्चा रो रहा है तो तुमने नहीं देखा, बच्चा बुरा बना तुम्हारी वजह से, बच्चा अच्छा बना तो हमारी वजह से। तो मुझे लगता है कि ये विसंगताएं जो हैं, ये विडंबना जो है, जो स्त्री के ऊपर थोप दिए गए हैं, इनको देखने की बहुत जरूरत है। महिमामय, गरिमामय, और इस तरह के जो रोला बार्थ कहता है कि मिथक, कहती है कि मिथक के अंदर स्त्री के बहुत सारे जो घटाटोप अंधेरे उनको ढक दिया जाता है। मुश्किल यहाँ होती है कि स्त्री भी सोचने लगती है कि मैं तो देवी हूँ, मैं क्यों नहीं करूंगी, मुझे ही तो करना है। इसमें उसकी अस्मिता, उसका व्यक्तित्व कहाँ खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि इन चीजों को देखना होगा। और अब तक बहुत लोगों ने, बहुत राजा राम मोहन राय से लेके गांधी तक, प्रेमचंद से लेके हजारी प्रसाद द्विवेदी तक ने खूब लिखा इन भूमिकाओं पे। अब मुझे लगता है स्त्री को खुद इस भूमिका के साथ वो करना पड़ेगा कि उसकी भूमिका कहाँ है। वो एक मनुष्य, एक बेटा को, एक बेटी को तैयार कर रही है, या एक मनुष्य को तैयार कर रही है।
जब तक वो खुद मनुष्य की श्रेणी में नहीं आएगी, तब तक ना उसका बेटा रहेगा, उसकी बेटी रहेगी, और ये चक्र चलता रहेगा शोषण का। तो सबसे पहले एक व्यक्तित्व के रूप में, एक मनुष्य के रूप में स्त्री अपने को देखे और समझे, उसके बाद वो अपनी माँ की श्रेणी को देखे, उसके बाद बेटा और बेटी की जो पार्थव को छोड़कर मनुष्य रूप में कितना उसको दे सकती है, इस रूप को वो देखे। मुझे मेरा ये कहना है, मैं ये समझती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर रूपा सिंह जी। और बहुत से हमारे पास कमेंट आ रहे थे, वो आगे स्क्रॉल हो गए हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि पिता के मस्तिष्क में पलती है संतान उन 9 महीनों में जितने देर तक वो अपनी माँ की कोख में होती है। उदयवीर सिंह जी कह रहे थे कि बहुत अच्छे विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा समाज में होती रहनी चाहिए। यशपाल सिंह जी कह रहे हैं कि सहमत नहीं हूँ इस कथन से। तो वो आपकी बात से कुछ ये बात ठीक है कि हमने अपने आप को इस, यहाँ बात माँ की हो रही थी, ठीक है, औरत को एक देवी के रूप में हम एक सर्कल में या एक दूरी पे बांध कर नहीं रख सकते। और आज की औरतें इन सब चीजों से अलग भी हैं कि वो अपने आप को देवी कहलाना, बेचारी कहलाना नहीं पसंद करती हैं। वो एक इंसान कहलाना पसंद करती हैं और वो है भी। हम अपनी बेटियों को अगर हम देखें हमारे समय की, हो सकता है हमारे वाली पीढ़ी ने, क्योंकि हमारे से पहली वाली जो हमारी माताएं थी वो उस तरह से इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी, तो हमारी पीढ़ी ने कुछ एक संघर्ष इस टाइप का देखा जिसकी बात अभी डॉक्टर रूपा सिंह जी कर रही थी। लेकिन जो हमारी बेटियां हैं, क्योंकि हम लोग खुद इस समाज में, हम सब खुद वर्किंग है, हम खुद एजुकेटेड है और हमारे बच्चों को भी हमने उसी तरह की एजुकेशन दी है, पढ़ाई दी है, तो हम उन चीजों से, बातों से निकल चुके हैं। तो हमारे से उस टाइप की शिकायतें उन्हें नहीं है। एक छोटी सी बात जहन में आती है कि नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। अनबूझ पहेली ये ऐसी सदियों से जो ना सुलझ सके, क्यों कन्या हत्यारी एक नारी है। नारी ये कोख तुम्हारी है, फिर पुरुष क्यों इस पर भारी है। तो आज के समाज में वो पुरुष हमारी कोख पर भारी नहीं है, क्योंकि हम खुद बौद्धिक रूप से इतने जागरूक हो चुके हैं कि हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं और लेने भी चाहिए। फिर भी क्योंकि 70% हमारा जो समाज है आज भी गांवों में बसता है, अनपढ़ है, तो ऐसी औरतों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी। नारी की तुलना करना ही अपने आप में अपसंस्कृति है। जो श्रेष्ठ है उसकी तुलना हम किससे करेंगे। यशपाल सिंह चौहान जी कह रहे हैं बेशक हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्रेष्ठ की कैटेगरी में रखकर, श्रेष्ठ कहकर उसका शोषण किया जाना भी कहाँ तक उचित है। नारी को देवी कहकर पुरुष ने उसका शोषण किया है, ऐसा कह रहे हैं विनीत श्रीवास्तव जी। तो यहाँ बात हो रही थी माँ की, तो हमारा लगता है हम विषय से थोड़ा सा अलग हट रहे हैं और हम नारी और उसके शोषण की बातें करने लगे हैं, जबकि ये विषय हम फिर किसी और दिन आज मदर्स डे हम मना रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं माँ की। तो एक माँ को किस तरीके से रहना है और एक माँ को अपनी बच्चियों को किस तरीके से, जैसे मैंने कि अभी आपसे सवाल किया था, आपसे चर्चा का ये विषय बनाया था कि आजकल की बेटियां माँ बनना नहीं चाहती हैं, तो उसके लिए 5, 6, 7 साल लगा देती हैं। दोनों ही ये इसको बोझ मानते हैं, अपने कैरियर के रास्ते में एक रुकावट मानते हैं, लड़की और बेटी दोनों ही। तो ऐसे में हम इन बच्चों को कैसे समझाएं या कैसे उनको संस्कार दें कि माँ बनना, माँ बाप बनना या सृष्टि की इस गति को आगे बढ़ाना कितना उचित है और कितने समय तक के लिए उचित है। ऐसा मैं आपसे बातचीत के विषय में डॉक्टर मंगला रानी जी आपकी तरफ बढ़ती हूँ कि हम जो बच्चे माँ बाप नहीं बनना चाहते उनके लिए हमें क्या करें। एक्चुअली माँ बाप नहीं बनना चाहते, इस पर मैं बोलना ही नहीं चाहूंगी। माँ है, आज मदर्स डे पर हम बात करना चले आए हैं, और माँ के स्वरूप, माँ के अवदान, माँ के व्यक्तित्व, माँ क्या है, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। माँ बनना और माँ नहीं बनना यह व्यक्तिगत निर्णय होता है। वह स्त्री इतनी स्वतंत्र है कि वह कब निर्णय लेगी कि वह माँ बनेगी, वह उसका बिल्कुल ही निजी फैसला होता है, और इस पर हम विवाद भी नहीं करना चाहते, और विवाद करेंगे भी तो वह नारी के लिए गलत है। एक बात। दूसरी बात, मातृत्व थोप भी दिया गया है बहुत बार, जब वो नहीं भी चाहती थी तब भी हुआ है ऐसा। तो जो इन्होंने पूर्व वक्ताओं ने कहा है, वहाँ मैं महसूस करती हूँ कि महिलाओं पर बहुत सारी चीजें थोपी गई।
लेकिन महिला और माँ को हम जब अलग कर दें तो माँ एक भाव है, माँ एक भाव है। और वह मैं हमेशा महसूस करती थी कि मेरे पिता भी मेरे लिए एक माँ जैसे थे। मैं जी जी हमेशा कहा करती थी कि मेरे घर में 2 माएँ हैं। जब मैं कॉलेज से नहीं आती थी, देर हो जाती थी, तो मेरे पिताजी रोड पर टहलते रहते थे। जैसे माँ बेकल रहती थी वैसे पिता बेकल रहते थे। तो मैंने देखा कि जैसे कि दोनों के अंदर मातृत्व उसी तरह से है। तो यह जो माँ का भाव है, इसको हम किसी क्रांति, किसी श्रृंखला, किसी में बांध कर नहीं रखते। उसके लिए हम स्त्री दिवस पर विचार विनिमय करते हैं कि स्त्रियों के साथ कहाँ कहाँ बंधन है। हाँ, रूपा जी की बात से मैं सहमत हूँ, मातृत्व भी एक बंधन है। और बहुत बार वह पारिवारिक उलझनों में थोप दिया जाता है। लेकिन माँ तो माँ है, वह थोपा हुआ नहीं लेती, वह तो स्वाभाविक गति से अपने त्याग करती है। वह सहज ढंग से 2 रोटी अगर है तो वो एक कोना तोड़ के ही खा लेगी और सारा बच्चे को खिला देगी, उसको बताएगी भी नहीं कि जी रोटी नहीं है। तो माँ का ये भाव है, अब वह सहज उच्छलन में रहता है, उसको कोई गाइड नहीं कर सकता। जब हम पिता से डरे होते हैं तो माँ के आंचल में जाके दुबक जाते हैं, उससे ज्यादा सुरक्षित स्थान हमारे लिए नहीं रहता। तो माँ तो वो है, हम लोग तो यहाँ नदी को भी माँ कहते हैं, भूमि को भी माँ कहते हैं, भाषा को भी माँ कहते हैं, जो भी हमें सुरक्षा। भाषा भी जब हम कंफर्टेबल होते हैं, जहाँ हम अभी अब हिंदी में बात कर रहे हैं क्योंकि हम सब कंफर्टेबल हैं, एक माँ की तरह वो हमारे समक्ष साथ है, हमारे अभिव्यक्ति को वो इतना ज्यादा सरल सहज बना रही है कि हम एक दूसरे के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश और ले रहे हैं उनसे सीधे सीधे। तो ये माँ है। मातृत्व मैं हमेशा मदर टेरेसा को बहुत ऐसी माँ समझती थी जिसने एक बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन वह मैंने देखा कोढ़ी के कोढ़ को धोते हुए, गले लगाते हुए, जब 2 बार 2 औरतें छिटक जाएंगी, डॉक्टर भी छिटक जाएंगे, तब वो एक माँ थी जो ऐसे गोद में लिए हुई है, धो रही है, साफ कर रही है। तो वो माँ होती है। माँ को हम नहीं बांध सकते किसी क्रांति के अंदर। वह कोई बच्चा ही कहे कि माँ तुम हमारे लिए ये मत करो, तुम बंधन में फंस जाती हो या तुम तकलीफों में आ जाती हो, तुम ये मत करो, तो ये माँ कैसे मानेगी? वो तो माँ है, सहजता में ही माँ है, वह तो करेगी। और बहुत बार माँओं में भी मैंने नकारात्मकता देखी, बहुत बार माँओं में भी नकारात्मकता देखी, वह भी जी जी बेशक सही कह रही हैं। चिन्हित करने की जरूरत यह है कि जिस दिन मैं देखती हूँ कि एक स्त्री, एक माँ अपने 3 बच्चों को लेकर आग में जल गई, वो कैसी माँ थी? उसके अंदर कौन सा मातृत्व था? पुल से कूद गई माँ बच्चे को लेकर, किसने हक दिया? वो एक अस्तित्व है जिसको तुम्हारे कोख से जन्म लिया, उसने एक इंडिविजुअल अपना अस्तित्व बनाया, उसको भगवान ने पैदा किया तुम्हारे माध्यम से, तुम्हें ये हक किसने दिया उसको साथ लेकर जल जाने के लिए? तो ये जो नकारात्मकताएं हैं, ये मातृत्व को छोटा करती हैं और मैं उसको मातृत्व कहती ही नहीं। वह राक्षसी वृत्ति उस पर हावी हो गया और वह माँ दब गई उसके अंदर की। तो माँ वह नहीं है जो बच्चों को कहे कि जी तुम्हारे लिए मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगी। परिस्थितियां बनती चली जाती हैं, औरत ढलती चली जाती है। मैंने अपने जीवन में काम करने वाली माँ को देखा, काम करने वाले पिता को देखा, और हम सब काम कर रहे हैं। मेरी बेटी काम करती है, मेरे दामाद काम करते हैं, सारे लोग काम करते हैं, और उसी में कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई, कभी मातृत्व की कमी महसूस नहीं हुई, कभी कोई एक रस से वंचित नहीं हुए हम। तो मैं माँ को इस रूप में देखती हूँ कि माँ सरलता से, सहजता से हम में घुल मिलकर हम में जीने लगती है और हम उसमें जीने लगते हैं। यही माँ है और यही माँ की दुनिया है। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने मंगला जी। बिल्कुल मातृत्व की बात यही है कि कुछ एक चीजें थोपी नहीं है गई हैं। जैसे मैंने अभी आपसे, आप अभी नहीं थी चर्चा में तो यही बात हो रही थी कि इन बिल्ट है हमारे अंदर, अपने आप ही सहजता से उस प्रकृति की तरफ से है। जैसे माँ के दूध का उतरना, जैसे मातृत्व का आना, जैसे कोख में एक बच्चे का अपने आप से आना और उससे हमारे हाव भाव में परिवर्तन आ जाना, वो चीजें हम पर थोपी नहीं गई, वो अपने आप से आती है। और जब वो हमारे अंदर वो भाव जागृत होते हैं तभी ये सब कुछ होता है। और ये सब कुछ पुरुष के लिए नहीं था, ये माँ के लिए दिया, उस ईश्वर ने दिया, उस सृष्टि ने दिया। और वो माँ चाहे भारत की है, वो चाहे माँ मलेशिया की है, चाहे वो माँ सिंगापुर की है, हर माँ के साथ ऐसा ही दिया है उस सृष्टि ने, पूरे विश्व के लिए ऐसा ही बनाया है उस सृष्टि ने। हाँ ठीक है, माहौल के अनुसार उसके पालन पोषण में, उनकी परवरिश में अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन जो अंदर का भाव है, जैसा कि अभी उन्होंने कहा, माँ तो माँ है। और चाहे वो
जानवरों की माँ है और चाहे वो इंसानों की माँ है। कि ऐसे ही जैसे एक जहन में बात आई थी कि कभी कहा था कि जब चिड़िया पूरा आसमान घूम कर अपने चूजों के पास आई तो चूजों ने पूछा उस चिड़िया से कि माँ आकाश कितना बड़ा है। तो तब चिड़िया ने चूजों को अपने आंचल में लिया और बोला कि मेरे पंखों से छोटा है, सो जाओ। तो माँ वो है, माँ का वात्सल्य वो है कि जो अपने आप में उनको सहेज लेता है। तो हम फिर से बढ़ते हैं रश्मि झा जी आपकी तरफ, और मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि जब आप पहली बार आपको मातृत्व का सुख मिला, आप पहली बार, मैं आपको उस एक खूबसूरत से पल में लेकर जाना चाहती हूँ कि ये चर्चा तो काफी लंबी इस तरह से चलेगी क्योंकि हम मातृ दिवस मना रहे हैं। तो उन पलों को थोड़ा सा सहेजते हैं कि जब आप पहली बार आप माँ बनने वाली थी या पहली बार आपने कंसीव किया तो आपको कैसा महसूस हो रहा था। उन दिनों की कोई बात, उन दिनों की कोई अच्छी सी आपके जहन में कोई याद हो तो हम वो आपसे साझा करना चाहते हैं। मंगला जी के सुंदर विचारों उतार के लिए साधुवाद विनय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम सबकी तरफ से और मंगला जी की तरफ से। जी ऋषा रश्मि जी। जी, अभी बहुत ही सुंदर परिचर्चा चल रही है। और जो अभी आपने कहा कि कौन सी खास बात, तो ये मैं कहूँगी कि माँ होने की जो माँ होने का एक बहुत सुखद एहसास होता है। वो जी अब वो सिर्फ ईश्वर ने नारी को ही दिया है। जैसे कि जब बच्चा माँ की कोख में ही होता है, माँ को दूध उतर आता है। और जी और जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, कुछ खाने पीने लगता है, तो वो दूध अपने आप सूख जाता है। तो प्रकृति ने कितना बड़ा अनुदान दिया, कितना बड़ा गौरव दिया है माँ को, कि माँ बच्चे के जब उसे भूख लगती है तो वो उसके हाथ पांव के मूवमेंट को फील कर सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें एक माँ के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ बहुत सुंदर सवाल हमारी सहयोगी जो साथ में बोल रही है वो ये उन्होंने उठाया। तो इसके पहले मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ। गंगाधर जी कह रहे हैं कि माई के दुधवा जैसे कौनिक मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर माई नहीं मिली। जी हाँ, आपका बहुत बहुत बिल्कुल सही बात है। जी। तो वही मैं रश्मि कहती जी। हूँ, एक दुनिया है जो समझाने से भी नहीं समझती, एक दुनिया है जो समझाने से भी नहीं समझती। एक माँ थी जो बिन बोले सब समझ जाती थी। तो आपने कहा था कि एक छोटी सी बात आपको कौन सी याद आती है, तो उस समय मैं जब बेटा मेरा थोड़ा बड़ा हो गया, 6-7 महीने का हो गया, ज्यादा बड़ा तो नहीं, 6-7 महीने का, तो फिर मेरी जो सासू माँ थी तो उन्होंने कहा कि अब तुम चाहो तो जॉब ज्वाइन कर सकती हो और फिर हम लोग देख लेंगे। तो मेरा मन नहीं मान रहा था, लेकिन मैं देखती थी कि वो दिन भर रखती थी, लेकिन जब मेरे आने का समय होता था तो बच्चे इस तरीके से किलस करके वहां आते थे, इतना दौड़ करके आते थे, तो उस समय वो अपनी दादी माँ को भूल जाते थे, जिस दादी माँ ने बहुत प्यार से उनको दिन भर रखा। तो ये तो है कि माँ की मातृत्व का कोई मोल नहीं, चाहे बच्चा दिन भर भले ही रख ले, लेकिन वो आपकी कमी को जरूर महसूस करता है। और अगर घर में किसी तरह की कोई आर्थिक परेशानी नहीं हो, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि माँ को वो अनमोल पल जरूर ही अपने बच्चों को देना चाहिए। और इसके साथ ही मैं एक बात कहूंगी माँ के लिए एक बहुत सुंदर सी कविता है मेरे जी पास, अगर स्वागत। आप हाँ, कि दवा असर न करे तो नजर उतारती है, दवा जी असर न करे तो नजर उतारती है, माँ है जनाब वो, माँ है जनाब वो, कहाँ हार मानती है, क्या बात। माँ ना वो कहाँ हार मानती है। और इसके साथ ही मैं अपनी एक कविता की पहले पृष्ठभूमि दे दूं कि मैं कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हूँ, तो उसमें क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि डेली यू गेट न्यू थिंग्स टू टू रिमेन अपडेटेड। तो इसमें जी ये था कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उनका हाथ नहीं उठ पा रहा था। तो माँ मेरी तो और उस समय उनको कोई टेक केयर करने वाला नहीं था, तो मैंने इसके लिए जॉब से लॉन्ग लीव लिया। और उस समय मेरे मन में एक यही बात आई कि हम लोग माँ माँ तो बहुत करते हैं कि माँ ने ये किया, माँ मेरी देवी है ये, लेकिन माँ को एज ए व्यक्तित्व मैंने उस बार पहली बार देखा। और माँ के लिए मैंने कविता लिखी, माँ के व्यक्तित्व, और उसके बारे में बात बाद में करूंगी। पहले मैं कविता पढ़ती हूँ कि हम जी बच्चों को स्वागत। क्या करना चाहिए। माँ को भी नजरें लगती हैं,
माँ को भी नजरें लगती हैं, कभी उसकी नजर उतारा कर, हरदम अपना हिस्सा देती, कभी अपने को और खिलाया कर। लोरी में सपने परियों के, तू अपनी नींद सुलाया कर, दुख में जो पलके छलकी, बच्चों सा उसे बहलाया कर। कुछ भी क्या ना बात। मांगे खुद के लिए, कुछ भी ना मांगे खुद के लिए, उसके सजदे झुक जाया कर। खुशियां दे सदा दुलारे जो, उसको भी लाड़ लड़ाया कर। माँ को भी तो शौक हाँ, होता है कि हम पीछे से जी जाएं, उनको जी। पकड़ लें और बोले कि माँ तुम कितनी अच्छी हो, कितना करती हो, कितनी सुंदर हो। कभी उनको सजा दें, कुछ कर दें, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशियां दे सदा दुलारे जो, उसको भी लाल लड़ाया कर। कैसी भी हो सुंदर लगती, काजल का टीका लगाया कर। एक पल ना बैठे तेरे लिए। अभी भी मायके जाना होता है। मेरी माँ के नीज का ऑपरेशन हुआ है और वो चल नहीं पाती, लेकिन उनको होता है क्या करके दे दूं, क्या खिला दूं, क्या पिला दूं। तो एक पल भी वो चैन से नहीं बैठती अपने संतानों के लिए। एक पल ना बैठे तेरे लिए, दुखते पांव दबाया कर। जय जय करना सिखलाया था। बच्चे मंत्र नहीं बोल सकते, भगवान का नाम भी नहीं, तो माँ उनको क्या सिखाती है, जय जय करो। तो जय जय करना सिखलाया था, तू तीरथ धाम कराया कर। जय जय करना सिखलाया था, तू तीरथ धाम कराया कर। कान्हा सा तुझे सजाती थी, उसकी बंसी बन जाया कर। गोदी उसके मेले घूमा, गोदी उसके मेले घूमा, तू भी दुनिया दिखलाया कर। अक्षर विद्या का ज्ञान दिया, अक्षर विद्या का ज्ञान दिया, गीता रामायण सुनाया कर। माँ के हाथों का स्वाद न भूल, घी चुपड़ के रोटी खिलाया कर। वार दिया सब कुछ तुम पर, कर प्यार गले लग जाया कर। जब थोड़ा क्या वक्त बात। तेरा मांगे, जब थोड़ा वक्त तेरा मांगे, माँ को हमारी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि माँ माँ का बचपन वैसे ही लौटा था, क्योंकि माँ फिर वो दांत नहीं होते उसके पास, वो चल नहीं पाती, चलने में दिक्कत होती है, तो बच्चों की तरह उसको सहारा चाहिए होता है। तो उस समय हमें उनको वक्त देना बहुत जरूरी होता है। तो जब थोड़ा वक्त तेरा मांगे, दुनियादारी ना समझाया कर। जब थोड़ा वक्त तेरा मांगे, दुनियादारी न समझाया कर। उस दूध का कुछ तो कर्ज उतार, उस दूध का कुछ तो कर्ज उतार, भवसागर पार कराया कर। दुनिया की दौलत कर कुर्बान, दुनिया की दौलत कर कुर्बान, तो रूह की नेमत पाया कर। और अंतिम बंद बहुत ही सुंदर है कि पीड़ा सह जिसने जना तुझे, पीड़ा सह जिसने जना तुझे, उसका बचपन लौटाया कर। पीड़ा सह जिसने जना तुझे, उसका बचपन लौटाया कर। माँ को भी नजरें लगती हैं, कभी उसकी नजर उतारा कर। माँ को क्या भी बात नजरें है। लगती है, कभी उसकी नजर उतारा कर। तो इस कविता के माध्यम से बहुत मैं खूबसूरत कविता रची थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरी कविता को मान देने के लिए। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हमें माँ को देवी बना के नहीं, देवी तो वो खुद होती ही नहीं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। क्या आप देखती हैं कि सारे त्योहार हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में एक ही बार आते हैं, लेकिन नवरात्रि 2 बार आते हैं, क्यों? क्योंकि माँ की हमें बार बार जरूरत पड़ती है, इसलिए माँ जब भी मौसम बदलता है माँ आती है। चाहे वो आश्विन का महीना हो या चैत्र का नवरात्र हो, माँ 2 बार आती है अपने दिव्य स्वरूप को लेके। तो माँ की हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन उस माँ को संभालने की भी जरूरत है, उनके व्यक्तित्व को निखारने की भी जरूरत है। हम ऐसा भी तो सोचें कि हमारी माँ जब छोटी रही होंगी तो उनके क्या शौक रहे होंगे, जब बड़ी होंगी तो उस समय क्या उनकी रुचियां रही होंगी, जो हॉबीज रही होंगी, जो उन लोगों ने हम लोगों को पालने में वक्त दिया, तो उसको वो परस्यू नहीं कर पाई होंगी। तो उनके कुछ फ्रेंड्स भी रहे होंगे, कुछ दोस्त रहे होंगे। तो जब मैं इस बार गई थी, जब माँ की तबीयत खराब थी, तो मैंने माँ से पूछा कि माँ तुम अपने दोस्तों का नाम बताओ और क्या क्या तुम्हारी यादें हैं, जो उनको पसंद थी उनके गाने सुनाए, जो पुराने जमाने के एक मिनट, आपको मैं रोकूंगी रश्मि झा जी। एक विनेश श्रीवास्तव जी का एक कमेंट है, वो फिर स्क्रॉल हो जाएगा। उन्होंने लिखा है, माँ हो जाना एक एहसास माँ को पल पल होता रहता है। जीवन की विभिन्न पहलुओं और परिस्थितियों चरणों में संतान के साथ। शीर्षक माँ हो जाना से अभी एक पुस्तक डॉक्टर अमिता दुबे जी की आई है। 10 अप्रैल को विमोचन हुआ। मेरा भी उस पर वक्तव्य था। समारोह में इस पुस्तक की समीक्षा करने में मैंने बहुत कुछ जाना।
जी विनय श्रीवास्तव जी, हम इस पुस्तक को मंगवा कर पढ़ने का जरूर प्रयत्न करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। जी रश्मि झा जी, आप क्या कुछ कह रही? कितनी शर्म की बात है कि आज माँ के लिए मदर्स डे मनाना पड़ रहा है। 9 माह तक अपने भीतर एक प्राण का सृजन कर उसे पूर्ण जीवन चक्र के लिए तैयार करती है। उस माँ को वंदना के लिए, एक दिन उसकी वंदना के लिए तो पूरा जीवन कम है। गंगाधर बागपी जी कह रहे हैं, बेशक आप ठीक कह रही हैं गंगाधर जी, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि हम इसलिए ये मातृ दिवस नहीं मना रहे हैं कि माएँ तिरस्कृत हैं, तिरस्कृत पुत्र पिता भी हैं, तिरस्कृत पता नहीं समाज में क्या क्या है, कितनी कुरीतियां हैं हमारे समाज में चारों तरफ, और हम सभी समाज का हिस्सा हैं और हम सभी मिलकर उसके लिए करता धरता है। हम अगर अपना अपना ठेका खुद ले लें इस समाज को सुधारने का, तो बहुत कुछ सुधर जाए। ऐसे तो हम बर्थडेज भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं, नवरात्रे भी मनाते हैं। उसी तरह से हम एक पर्व के रूप में इसको मना रहे हैं। मदर्स डे को इसलिए नहीं मना रहे हैं कि माँ की पूजा या माँ एक दिन के लिए माँ है। माँ है, वो हमेशा के लिए माँ है। तो रश्मि झा जी, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही, क्योंकि हमारे सभ्यता संस्कृति में तो माँ का तो स्थान सर्वोपरि है। देवताओं ने भी माना है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पहले उन्होंने माँ का नाम लिया, मातृदेवो भव, इसके बाद पितृदेवो भव। इसी तरीके से अगर आपने कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो हर जगह, चाहे सीता राम, राधे श्याम, तो हर जगह देखिए नारी शक्ति को हमारे यहाँ पूज्य माना गया है। लोग जो कहते हैं कि भारत में स्त्रियों की दुर्दशा है, दुर्दशा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने गांव में देखती हूँ कि ठीक है, शोषण भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन अभी भी माताओं की स्थिति बहुत प्रबल है हमारे समाज में, जो कि मैं विदेशों में नहीं देखती, बिल्कुल ही नहीं देखती। वहाँ पे जो रेप वगैरह के भी केसेस हैं बहुत ज्यादा होते हैं, सिर्फ वो आपको अखबारों तक, मीडिया में नहीं आते। यहाँ पे एक थोड़ी सी बात होती है कि मीडिया में बहुत उछाल दी जाती है। अभी आप देखिए, चाहे आप या जो भी यहाँ पे हमारे सहयोगी जो परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, सब अपने अपने घरों को संभालते हुए सुव्यवस्थित रूप से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी महिलाएं हैं, मेरे ख्याल से मोर देन 90%। ये नहीं कि जो विज्ञापनों में दिखाई जा रही है वो हमारा सच नहीं है। हमारा सच यही है जो कि हम संस्कार, समाज और जो हमारी संस्कृति में चला आ रहा है। और ये संस्कृति एक दो दिनों की बात नहीं है, सनातन है, और ये जी जी हमेशा ही चलेगा। क्योंकि प्रेम का, मोहब्बत का मतलब हमें तब पता लगा, हम कहते हैं ना, केयरिंग इज शेयरिंग। तो मोहब्बत का मतलब हमें तब पता चला जब मिठाई 5 थी या रोटी 5 थी, और खाने वाले मिठाई या रोटी 4 थी और खाने वाले हम 5। तो माँ ने कहा कि 5 मुझे मीठा पसंद नहीं या मुझे भूख नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें वो माँ में अपने आप हो जाती है, और इसको हम कहेंगे कि ये शोषण हो रहा है नारी का, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बातें नहीं है, हम प्यार से ऐसा करते हैं। तो जो अभी मूल तथ्य ये है कि हमें माँ को एज ए व्यक्तित्व भी देखना चाहिए, और उनको निखारने में, जैसे कि आजकल सब क्वालिफाइड होती हैं, पढ़ती हैं, जॉब भी करती हैं, तो समाज के निर्माण में, संस्कृति के निर्माण में, देश के निर्माण में, विश्व के निर्माण में माता का सहयोग बहुत ही महती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक माता अगर शिक्षित हो जाए तो वो पूरे घर को शिक्षित कर देती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए रश्मि जी, आपको हम थोड़ा सा रोक के आगे बढ़ते हैं रूपा सिंह जी की तरफ। रूपा सिंह जी, आपको अब हम जानना सुनना चाहेंगे। तो छोटा सा हस्तक्षेप जी है मेरा। रूपा, जैसे अभी बात हो रही है, विश्व की बात हो रही है, मातृ दिवस की बात हो रही है, विश्व की माओं की बात हो रही है, आदर्श की बात हो रही है, भावनाओं की बात हो रही है। जी लेकिन चूंकि मैं मिथिला की भूमि से हूँ, रश्मि झा हूँ मिथिला ललना छे, तो जी हम जी 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 सीता मैया की विरासत, जी, सीता जानकी मैया जो दिवस ना, भी सीता को मैया ही कहते हैं, सीता को मैया ही पहले कहते हैं, बाद में सीता राम की उपाधि। तो सीता जितनी अनुकरण किया जितना राम का, सावित्री ने सत्यवान से पति के प्राण बचाए। लेकिन एक चीज देखिए, जिस जी चीज को ढक दिया जाता है, सावित्री ने कितने प्रश्न उठाए।
वो रूप स्त्री का ढक दिया जाता है, जो स्त्री में तेजस्वी रूप में, प्राण रूप में, क्योंकि स्त्री एक दूसरा जन्म भी दे सकती है मनुष्य को। ये स्त्री को ही ये प्रकृति से ये अधिकार मिला हुआ है, ये शक्ति मिली हुई है कि वो एक दूसरा जन्म भी दे सकती है, पुरुष का, मानव का, जो भी। ये किसी और को नहीं मिला। तो स्त्री में इतनी शक्ति तो है ही, लेकिन स्त्री की इस शक्ति को जो आवरण के तले ढक दिया जाता है, मेरा बस यही कहना है कि वो प्राण तत्व को सामने लाया जाए। वो आदर्श भी मान लेते हैं। सीता आदर्श भी थी। सीता ने हर समय जब जब गलत हुआ उसका प्रतिरोध किया, चाहे राम का किया, चाहे लव कुश को राम के प्रतिरोध में ही खड़ा किया। तो जहां जहां स्त्री की ये प्राण शक्ति है, सावित्री को देख लीजिए, अनुसुईया को देख लीजिए, तो स्त्री की इस प्राण तत्व की जो उपेक्षा की गई है, इसीलिए संतुलन गड़बड़ाया है। इसीलिए स्त्री इतनी चुप्पा, इतनी लजील, स्त्री को चुप रहने दो, स्त्री को तो मैं यही कहती हूँ कि ये असंतुलन हो रहा है। ये बस संतुलन हो कि स्त्री की जो प्राण तत्व है, उसके जो स्त्री में वैसे भी कहा गया है कि एक्स क्रोमोसोम जो है, हीमोग्लोबिन जो है, गामा ग्लोबिन है, ये सब की मात्राएं बहुत होती है। तो स्त्री का जो ये प्राण तत्व है, ओजस्विता है उसकी, ममत्व तो है ही, लेकिन एक ही पक्ष को देखा गया कि ममत्व है जी, भावना है जी, आदर्श है जी। तो मेरा बस यही कहना है कि दूसरा जो उसका प्राण तत्व भी है, उसको भी उतनी ही महत्ता मिलनी चाहिए जो नहीं मिली है। तो सीता की भूमि से होने के कारण मैं बार बार कहूंगी कि सीता का मैया रूप भी हमें वैसे ही ध्यान देना चाहिए, जैसे लव कुश को उन्होंने प्रतिरोध के रूप में एक मनुष्य रूप में खड़ा किया, राम की गलत बातों का प्रतिरोध किया। तो स्त्री की उस तेजस्विता को तभी वो मातृत्व के साथ भी न्याय कर सकेगी। अभी हम देखते हैं बेटा बहुत बड़ी बात, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत सुंदर बात। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बस मेरा यही कहना है कि स्त्री को अपनी उस प्राण शक्ति को, क्योंकि बहुत पुरुषों ने उसका साथ दिया है, अब स्त्री को अपना साथ खुद देना पड़ेगा, उसको समझना होगा, खुद देना पड़ेगा, क्या सही है गलत है। बस मेरा यही कहना है, तभी वो मातृत्व शक्ति के साथ न्याय कर सकती है। बस इतना ही कहना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने रूपा जी, बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल आपने, हमें अपनी प्राण शक्ति को जीवित रखना है और सभी माताओं के साथ खड़े रहना है। तभी समाज में शायद आने वाले समय में जब हम अपने घर में से ही ये शुरू कर देंगे, शुरुआत यहीं से कर देंगे, जब सास और बहू मिलकर सिर्फ माँ बनकर रहेंगी, सास और बहू ना होकर सिर्फ वो माँ होंगी। माँ तो माँ है ना, वो चाहे सास के रूप में माँ है, चाहे बहू के रूप में माँ है, माँ तो माँ है। जब वो सिर्फ माँ के रूप में आगे बढ़ेगी तो शायद समाज की हम बहुत सी कुरीतियों से हम लड़ पाएंगे और उन्हें दूर कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें समाज को नहीं सुधारना, हम किसी को सुधारने के लिए नहीं है, हमें अपने आप को देखना है। अगर हर कोई अपना जिम्मा खुद लेता है, अपना ठेका खुद लेता है, तो वो अपने आप में सक्षम है। समाज हमसे है, हम समाज से नहीं है। एक एक प्राणी से मिलकर समाज बना है। तो अपने आप को संवारे, अपने आप को सोचे कि हम क्या हैं। तो हम अब क्या हैं, जब हमें ये पता लग जाएगा। तो ये बलात्कार के केसेस के लिए भी तब मेरे जहन में यही बात आती है कि एक बेटी जिसके साथ बलात्कार हुआ, एक बेटा जिसने बलात्कार किया, दोनों की माँ है। तो उस माँ जिसकी बेटी है वो, या वो माँ जिसका बेटा है वो, तो उस बेटे की माँ को अपने उस बेटे के लिए क्या करना चाहिए एज ए माँ, मैं ये जानना चाहूंगी। आपको इससे पहले आपसे जानना चाहूंगी रूपा जी। डॉक्टर रूपा सिंह जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। तो आप ऐसे में क्या कहेंगी उन माताओं के लिए? जी पंकज कुमार करेगी। मैं ये कह रही थी कि एक बेटी जिसका बलात्कार हुआ, जी आपकी आवाज वैसे भी थोड़ी कम आ रही है हमारे तक, तो और एक बेटा जिसने बलात्कार किया, तो उस बलात्कारी बेटा जिसने ये काम किया, उसकी माँ के लिए या उसको अपने ऐसी बेटे के साथ क्या करना चाहिए या कैसे पेश आना चाहिए, वह समय कुछ जानना। मैं बार बार यही कहती हूँ, बार मैं यही बात कह रही हूँ कि स्त्री पुरुष को अलग अलग, अब तक तो खांचे में बांट के देखा गया जी, स्त्री अलग है जी, पुरुष अलग है, उसका कर्तव्य ये है जी, उसके अधिकारी, जबकि संविधान रूप में सब बराबर है, पर समाज में नहीं है। जब तक स्त्री खुद नहीं सोचेगी, जब तक उसका विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक तो वो बेटा बेटी में फर्क करना, पहले हर आंगन में, हर घर में
अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। आप कहते हैं नहीं होता है तो ये किताबों की बात है, मैं नहीं मानती इसको। मैं भी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत दुनिया देखी हूँ और मैं जानती हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। और अगर नहीं आप मानते तो आंकड़ों को देख लीजिए, कन्या भ्रूण हत्याओं के आंकड़ों को आप देख लीजिए, दहेज हत्याओं के आंकड़ों को आप देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता है औरतों के साथ। और औरत अगर प्रतिरोध करे, अगर इसमें स्त्री कह दे कि ऐसा नहीं होगा, तो बहुत आंकड़े सुधर जाएंगे। स्त्री को चुप रहना सिखाया है, बेचारी का मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है, जाएगी कहाँ, आर्थिक परतंत्र है। ये सब बहुत सारे कारण है। कोई एक समस्या है, उसके पीछे पूरा का पूरा आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उन कारणों की पड़ताल करनी चाहिए पहले तो। और अगर आपका जो प्रश्न है, तो बेटा बलात्कार करके आए और बेटी, तो आप खुद एक मनुष्य के नाते आप क्या करेंगी? आप पहले माँ है, मनुष्य है, बस यही बात है। आप मनुष्य के रूप में डेवलप हुई है या सिर्फ उठते ही आपको माँ बना दिया गया है? आपको जन्मते ही आपका विवेक जागृत नहीं किया गया, शिक्षा नहीं दी गई, माँ बना दिया गया, आप क्या निर्णय लेंगी? तो सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि हम मनुष्य है या नहीं, हमारे पास विवेक है या नहीं। फिर हमारा बेटा बलात्कार कैसे कर सकता है? जी रश्मि झा जी कुछ कहना चाहती है। रूपा जी आपको रोक रही है। रश्मि झा जी कुछ कहना चाहती है इस बारे में। रश्मि झा जी आप कुछ कहना चाहती है शायद, तो मैं आपकी तरफ बढ़ती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंच पे बात रखने के लिए। जो आपने कहा कि जो समाज में इस तरह की विषमताएं कि अगर वो इस तरीके से, पहले तो मुझे ये लगता है कि समाज अब किस दिशा की ओर जा रहा है। जब हम लोग छोटे थे तो बलात्कार जैसी खबरें होती होंगी, लेकिन अखबारों में बहुत कम इस शब्द की चर्चा होती थी और हमारे मुंह से तो ये शब्द ही नहीं निकलता था। और अब मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे ये सारी बातें इतनी हो रही कि दिन रात टीवी पे आप ये सुन रहे हो और इसलिए भी ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। दूसरी जो आजकल आपने कहा कि जो फिर चर्चा का विषय है कि जो आजकल शादियां देर से हो रही हैं, शादी भी सही समय पे होना जरूरी है, क्योंकि फिर नहीं तो फिर सबको अपने अपने हिसाब से रहने की आदत हो जाती। वो उसके नहीं सुनता, वो उसके नहीं सुनता। जब दोनों एक दूसरे की नहीं सुनते तो बच्चा किसकी सुनेगा? बच्चा फिर मोबाइल की सुनेगा, बच्चा फिर टीवी की सुनेगा और फिर कल को वो गलत काम करके आ जाएगा। फिर आप कहेंगे कि ये यहाँ कोई स्त्री विमर्श और पुरुष विमर्श की बात नहीं है, ये पूरे इंसानियत के लिए बहुत ही बड़े विमर्श की बात है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। क्या धन सहेजना ही एकमात्र लक्ष्य है? परिवार समाज को हम कुछ दे सके, क्या हम में ये काबिलियत नहीं है? कुछ देना ये बहुत बड़ी बात होती है और यह सौभाग्य सिर्फ मनुष्यों को मिला है। वृक्ष फलों से लदे होते हैं, लेकिन वो एक भूखे को वृक्ष अपना एक फल तोड़ के नहीं दे सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें मनुष्य विमर्श की ओर देखना पड़ेगा। और जो मैंने कहा कि माँ का जो रिश्ता है हर रिश्ते से 9 मासा बड़ा होता है, इसलिए माँ का हमेशा से ही ज्यादा है। तो उस समय हम क्यों ना, जब गर्भ में बच्चा होता है उसी समय से उसको सुंदर सुंदर विचारों से संचित करें, उस समय हम अच्छी बातें देखें, अच्छी बातों का चिंतन करें और सही संस्कार दे, ताकि एक सुंदर स्वस्थ जहीन बच्चा, क्योंकि बच्चा सिर्फ हमारा नहीं होता। अगर मेरे बच्चे ने कुछ गलत किया तो कहाँ किया? समाज में किया, तो समाज पे उसका इफेक्ट होता है। तो समाज विश्व हर जगह उसका इफेक्ट होता है। एक गलत बच्चा चाहे वो हिटलर ही हो, देखिए कितनी तबाही मचा दी। तो माताओं बात करना चाहूंगी। जी बताएं। जी डॉक्टर रूपा सिंह जी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बताएं। जी स्वागत है। मैं ये कह रही थी रश्मि जी से कि रश्मि जी है, चाहे रूपा सिंह है, चाहे सोनिया जी है, चाहे रश्मि जी है, चाहे मंगला रानी जी है, ये सब बुद्धिजीवी पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं। हमें पता है कि हमें अच्छी चीज गर्भावस्था में अच्छी चीज, लेकिन बहुत स्त्री को पता नहीं है कि कैसा कैसा करने से जो हमारी भावी पीढ़ी है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और सबसे मेन बात है विवेक। स्त्री के पास अगर विवेक ही नहीं होगा कि वो कैसे किस समय कैसा स्टेप उठाए या कैसा सोचे या कैसा पहुंचे, दिन रात वो मार खाती रहे, तो गर्भावस्था में तो आपको पता नहीं, गांव में तो कितने पति की लात खा खा के हत्याएं हो जाती हैं। तो सबसे डॉक्टर रूपा सिंह जी मैं बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो जो बातें आप कर रही हैं, ये बातों का भी एक पूरी परिचर्चा का एक विषय हो सकता है। आप और मैं जल्दी इसी मंच से
सिर्फ इसी विषय पर एक बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दे भी समाज में आने बहुत जरूरी है। परंतु आज हम जो बात कर रहे हैं वो मातृ दिवस की और सिर्फ माँ की बात कर रहे हैं। आपकी जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समाज में उठाने के लिए, तो हम उनके ऊपर एक अलग से परिचर्चा रखेंगे। बेशक मैं भी ऐसे ही गांवों के माहौल से आती हूँ जी, मैं आदर्श और भावनाओं का जो मुलम्मा है उसके अंदर जो जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बातें जहाँ आप कह रही है मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। बिल्कुल मैं उन बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं एक औरत के रूप में, क्योंकि मैं भी जिस तरह की जॉब करती हूँ 70% मैं उन्हीं औरतों के बीच में रहती हूँ जिन औरतों की आप बात कर रही हैं, और मैं उन बातों से सहमत भी हूँ। और इस पर परिचर्चा एक अलग तरह से जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये बातें समाज में नहीं लाएंगे तो हम शायद समाज को जागरूक नहीं कर पाएंगे, और हमारा ये फर्ज है कि इनके ऊपर हम बातचीत करें और इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न करें। परंतु आज हम बात कर रहे हैं मातृ दिवस पर और माँ पर, और जो कि आपने अभी कहा कि जो हमारी अंतरात्मा है हमने उसको जगा कर रखना है, अपने अस्तित्व को जिंदा रखना है एक माँ के रूप में, एक मनुष्य के रूप में पहले। तब अगर हम खुद मनुष्य के रूप में अपने अस्तित्व को जिंदा रखेंगे तभी हम वो चीजें अपने बच्चे में डाल पाएंगे, चाहे वो लड़की है या लड़का। और दूसरा, अभी जैसी मंगला जी ने कहा कि ये हमारा पर्सनल अधिकार है कि हाँ हमारी कोख में बेटा है या बेटी है और हमें उसे कितने समय में इस दुनिया में लाना है या कैसे करना है। आज का जमाना काफी कुछ बदल चुका है, बहुत से अधिकार हम एटलीस्ट हम पढ़े लिखी जो हम औरतें हैं उनके पास है। लेकिन फिर से कहूंगी रूपा जी, आपके सवालों की बात जब मेरे जहन में आती है तो मैंने ऐसी बहुत सी औरतें वो भी देखी है जो बहुत हाईली पोस्टेड है, हाईली एजुकेटेड है, लेकिन वो रो नहीं सकती, लेकिन वो भी कितनी तरह से टॉर्चर्ड है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सेक्सुअली, हर तरह से। तो हम इन विषयों पे एक एक घंटा अलग तरह से बात कर सकते हैं और बात हमें करनी भी है। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ माँ की। तो माँ के रूप में ईश्वर ने हमें जो ये वरदान दिया है, बहुत खूबसूरत वरदान दिया है, आप उसके लिए कुछ कहें, अपने बच्चों के लिए कुछ कहें, और ये हमें बताएं कि हम माँ के रूप में जब हम ज्यादा लाड करते हैं बच्चों के साथ, कई बार हम सक्षम है सब कुछ देने के लिए उन्हें, तो वो कहाँ तक उचित है कि जैसे आप जैसी माँ या मेरे जैसी माँ, हम खुद जॉब में हैं, हम सक्षम हैं, हम अपने काम के लिए या हम बच्चों को जब हम जरूरत से ज्यादा फैसिलिटीज देते हैं या उनके एक इशारे पर हम सब कुछ उन्हें देते हैं, वो कहाँ तक उचित है एक माँ के रूप में, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर रूपा सिंह जी। मेरी आवाज फिर से एक बार दोहराइए जी। आपकी आवाज कट रही है, एक्चुअली आज आपकी आवाज कट रही है, तो हम तक अच्छे से आ नहीं पा रही है। हाँ जी, वही बात है। चलिए हम रश्मि झा जी आपसे ही जानते हैं और उसके बाद हम इस परिचर्चा को यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और अगली परिचर्चा हम बेशक नारी और नारियों पर होने वाले अत्याचार या हमारे समाज में नारी का स्थान, कुछ ऐसा विषय लेकर हम जरूर इस चर्चा का आगे फिर से चर्चा करेंगे। तो रश्मि झा जी, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि हम एज ए मदर आज के समय में जब न्यूक्लियर फैमिली है, हमारा 1 या 2 बच्चे हैं और हम उन पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही और गलत है? जी, आपने अभी बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात रखी और बहुत ही सुंदर परिचर्चा चल रही है। इसमें सिर्फ मैं एक ही कहूंगी कि जिंदगी आपकी है, बच्चे आपके हैं, और मैंने अभी एक बहुत ही जरूरी बात कही कि संतान आपके लिए सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए गढ़ी है, और अगर आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आप इस दुनिया के सफलतम व्यक्तित्व है, क्योंकि आपने एक व्यक्तित्व को गढ़ा है। ये जो वरदान है सिर्फ ईश्वर के पास है और किसी के पास नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही। ये सिर्फ हमने एक मतलब समाज को एक अगर हमने सुशिक्षित और सुदृढ़ नागरिक दिया, बहुत अच्छी बात कही आपने रश्मि जी। जी, तो इसमें मुझे अब प्रश्न समझ में आ रहा है। और सोनिया जी, मैं एक बात ऐड करूंगी इसमें कि ये सही कह रहे हैं जी, बहुत बड़ी बात कह रही उन्होंने, लेकिन ये हम लोगों को देखना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है और इसकी वजह से जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि हम लोगों को पूरा ध्यान देना होगा। एक तपस्या तभी माँ बाप बनिए जिम्मेवारी ले सके।
तो यही बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने तो यही है कि हम कि हम जितना भी टाइम दे बच्चों को, अपना क्वालिटी टाइम दे, और साथ में अपने व्यक्तित्व का भी बहुत सुंदर तरीके से समाधान करें, विकास करें, ताकि फिर बाद में हमें पछतावा ना हो कि हाँ, हम बच्चे को ही देखने में सिर्फ रह गए, जी क्योंकि बच्चे भी परेशान हो जी जाते हैं आजकल कि मम्मा तुम तो बस खिलाते ही रहती हो, तुम तो बस यही, जी क्योंकि पहले तो बहुत सारे बच्चे जी होते थे, बच्चे अपना छीन झपट के भी खा लेते थे, बड़े प्यार से रहते थे, और अब एक बच्चे के पीछे ही माँ बाप लगे रहते हैं कि बहुत सुंदर कमेंट है आप सभी के लिए। एक ये कॉम्प्लीमेंट मान रही हूँ कि रंजना झा जी कह रही हैं टीवी पर होने वाला डिस्कशन से बहुत उम्दा डिस्कशन है ये, जो टीवी पर बहस होती है उससे ज्यादा सुंदर डिस्कशन ये से मान रही हैं, और ये कह रही हैं कि इस डिस्कशन को नेशनल टीवी पर प्रसारित करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आपने कही रंजना झा जी। बेशक हम सभी मिलकर, जब हम साहित्यकार हैं और हमारी कलम में और हमारी बातों में वो बात होनी चाहिए जो समाज में कुछ बदलाव ला सके, हमारे अंदर कुछ बदलाव ला सके, और हम आमने सामने बैठकर हमारा एक भी पॉइंट, एक भी बात अगर रात को हमें सोचने पर मजबूर कर दे, हमारे जहन में एक सवाल कर दे कि रश्मि झा की इस बात से मैं सहमत हूँ, या डॉक्टर रूपा सिंह जी ने ये कहा तो मैं उसमें ये बदलाव ला सकती हूँ, या सामने से किसी ने ये कहा, तो वो हमारे लिए परिचर्चा का जो 1 या 1.5 घंटा है वो हमारे लिए सार्थक हो जाता है। ऐसा मैं मानती हूँ, बजाय इधर उधर की बहस हम करते हैं। जी रश्मि झा जी आप कुछ कह रही थी। हाँ, तो सिर्फ मेरा ये कहना था कि जो जो माँ के लिए मैंने कविता लिखी है, उसमें माँ के लिए तो लिखी है, लेकिन हमने ये भी लिखा है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, कि एक पल न बैठे तेरे लिए, दुखते पांव दबाया कर, जय जय करना सिखलाया था, या गोदी उसके मेले घुमा, तू भी दुनिया दिखलाया कर, जब थोड़ा वक्त तेरा मांगे, दुनियादारी न समझाया कर। इसी तरीके से क्या जब बात है। छोटे बच्चे आपका वक्त मांगते हैं, दुधमुहे बच्चे जो बोल नहीं सकते, किसी तरीके से अपने एक्सप्रेशन को शेयर नहीं कर सकते, उस बच्चों को हम कैसे मेड के हाथों, जो अनजान है बिल्कुल, और क्रेच में छोड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो इसको बहुत बड़ा पाप मानती हूँ। अगर घर में इस तरह की व्यवस्था हो, घर में बुजुर्ग हो, या कोई देखभाल के लिए कोई अच्छी व्यवस्था हो जाए, तभी फिर हमें बाहर करना चाहिए। नहीं तो मातृत्व नहीं हो, नहीं सही, लेकिन हम गलत तरीके से बच्चों का पालन पोषण होना, ये इसका दंड माँ बाप को ही नहीं, पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। बहुत सही बातें हमारे सामने निकल कर आई हैं। यही बात मंगला जी ने कही थी, और उनकी ये बात मुझे बिल्कुल मेरे जहन में एक बैठ गई। यही बात रूपा सिंह जी ने कही है कि सॉरी, कि जब तक हम एक सशक्त माँ बाप बनने के लायक ना हो जाए, तब तक अगर हम माँ बाप नहीं बनते तो अच्छा ही है। जब तक हमारे पास समय नहीं है उन्हें देने के लिए, क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं है। और अभी आप जैसे कि कह रही है क्रैच, तो कई बार बड़ी जरूरत हो जाती है, जैसे आजकल के बच्चे हैं, अगर वो दोनों इस तरह की जॉब में हैं तो ये भी कई बार बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन यही मैं मानती हूँ कि अगर हम किसी के पास उसे छोड़ते हैं तो वो भी, उसमें भी मातृत्व है, वैसे तो वो भी एक माँ का एक रूप है। तो ये हमारी मजबूरियां भी हैं बहुत समय। तो ऐसा सोचकर भी हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हर क्रैच ही गलत है, या हर बच्चे को रखने वाली दाई या बाई भी गलत है। बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे से पहले पुराने पौराणिक समय के भी ऐसे हैं कि जो दाई और बाइयां हैं, उन्होंने बच्चों को, दाई माँ हुआ करती थी जो, तो उन्होंने इस तरह से बच्चों को पाला कि वो माँ से भी ज्यादा अच्छे से पाला, मातृत्व तो उनमें भी था। तो ये समाज के ऐसे बहुत से कार्य हैं जो जैसा कि रश्मि रूपा जी ने कहा कि सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं, अगर हम और बहुत से काम कर रहे हैं। बहुत समय ऐसा आता है कि हम ऐसी जॉब में हैं, ऐसी जगह पे हैं कि हम छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं, और हम उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो हाँ, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, हमारे पास दादी अम्मा या नानी अम्मा भी नहीं है, तो ऐसे में उन क्रैच का या उस दाई माँ का के भी अंदर एक माँ अगर जाग जाए तो वो एक सशक्त नागरिक हम इस समाज को दे सकते हैं। मिलजुल कर ऐसा अगर हम एक नई सीख ले लें, एक नया प्रण ले लें आज के समय के लिए, तो ये मानती हूँ ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं जो बच्चे माता पिता को छोड़ जाते हैं उनके लिए क्या कहा जाए, तो उनके लिए चंचल शर्मा जी, हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। बच्चे माता पिता को छोड़ते, तब बच्चों का भी जब अपना परिवार हो जाता है तो बहुत समय के लिए वो अपने
माता पिता को छोड़ देते हैं। इस सवाल का जवाब रश्मि झा जी देना चाहती हैं। तो रश्मि झा जी आप कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं इसके लिए? बच्चों को क्रेज में छोड़ देना, दैट इज वेरी मच इक्विवेलेंट कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देना। जी। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर बहुत मजबूरी नहीं है, क्योंकि मेरी भी करियर में बहुत ब्रेक आया, क्योंकि कहा मैं साइकोलॉजी ऑनर्स, फिर मैंने कंप्यूटर किया, सोशल वर्क किया, ये किया, तो बहुत सारे ब्रेक आए। लेकिन मैंने हमेशा ही फैमिली को प्राथमिकता दी, क्योंकि फैमिली नहीं तो फिर हमारा करियर, पैसा, ये सब किस काम का, किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके बच्चे नहीं बने तो फिर सारा कुछ व्यर्थ है आपके लिए। और बच्चों में अगर संस्कार है तो वो कल को अगर एक रोटी खाएगा तो आधी रोटी आपको भी खिला देगा। तो इसलिए बच्चों में संस्कार ये सिर्फ माँ बाप ही दे सकते हैं, खास करके माँ दे सकती है। और माँ होने का बहुत गर्व होना चाहिए हमें। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कहीं माँ को मार रहे हैं, कोई बात नहीं, संसार में हर तरह की बातें होती हैं। तो ये है कि हमें सुंदर भावों को लेकर आगे बढ़ना होगा। और अपने होने वाले आपके बच्चे के जन्म के 9 महीने पहले का टाइम, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैं सभी माताओं से ये आग्रह करूंगी कि उस समय जो सोचती हैं कि वो कि हाँ अभी 9 महीने तक काम कर लेते हैं, फिर बाद में अपना लीव लेकर के बच्चे के साथ आराम से टाइम बिताएंगे। अरे बच्चा तो ऐसा करते हैं। ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा होता है। सही है, लेकिन ये भी ये भी एक संस्कार है हमारे यहाँ, गर्भाधान का संस्कार है। और इस संस्कार को सही तरीके से पालन माँ ही कर सकती है, क्योंकि एक तरीके से देखिए तो पिता का मेन रोल पालक का होता है और माँ जननी होती है। जननी बनने का बहुत बड़ा सुख होता है। और ये सुख तब और भी ज्यादा चांदनी की तरह पूरे समाज और विश्व में फैल जाएगा जब हम एक अच्छी संतति समाज को, विश्व को दे सके, जो कि आगे आने वाले जीवन में दूसरों के लिए भी काम करे। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं, इट्स मी, माय फैमिली एंड माय लाइफ। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हर चाहिए कि एक माँ की व्यक्तित्व का सही विकास कैसे हो, कैसे हम उनको खुश रखें, कैसे उनको ज्यादा आदर दे, सम्मान दे, और माँ को एज एन इंडिविजुअल भी समझे कि उनकी भी कोई हॉबीज होगी। जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, तो मेरे बेटे ने कहा कि माँ बहुत जॉब कर ली, अब तुम लिखो, तुम्हारी जो हॉबीज थी अब उसको परस्यू करो। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो जी रही हूँ, अपने हॉबी को परस्यू कर रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप, बेशक जो समय क्वालिटी ऑफ टाइम हो। जी जी। तो जिस समय बच्चे को टाइम देना था, बच्चे को टाइम दिया। अभी थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिला है, तो मैं सोचती हूँ साहित्य चूंकि समाज का दर्पण होता है, तो मैं साहित्य में ऐसा कुछ लिखूं जो कि सारे समाज के उत्थान में, सारे समाज और विश्व कल्याण के लिए उपयुक्त हो। और छोटी सी बात मैं कहूंगी कि लब पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, चाहे माँ कैसी भी हो, चाहे आपने कैसा भी उनके साथ बर्ताव किया है, उस माँ को सहेजना बहुत जरूरी है। ये हम सबका परम कर्तव्य है। लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ ही तो है जो कभी खफा नहीं होती। और उसी माँ को नमन करते हुए मैं कहती हूँ हम सब बच्चों की ओर से कि मांग लूं यह दुआ, मांग लूं यह दुआ कि फिर यही जहां मिले, मांग लूं यह दुआ कि फिर यही जहां मिले, फिर वही गोद मिले, फिर वही माँ मिले, फिर वही गोद मिले, फिर वही माँ मिले, फिर वही गोद मिले, फिर वही माँ मिले। बहुत बहुत अच्छी आपने बात कही। हेमेंदु जी कह रहे थे कि ये परिचर्चा अगर माँ तक सीमित रहती तो और ज्यादा अच्छी होती। बेशक आपने हेमेंदु जी ठीक कहा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, हमने कोशिश की है कि हम उधर चल पड़े थे, लेकिन वापस हम खींच के उसको उसी विषय पर लाए हैं बार बार। लेकिन मैं ये फिर से कहना चाहूंगी, हर माँ अपने आप में एक नारी भी है, एक स्त्री भी है। तो इसीलिए इस टॉपिक का जब ये एक चर्चा चल पड़ी तो दूसरी तरफ मुड़ जाना स्वाभाविक सा हो जाता है। कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो माँ के साथ एक नारी का जुड़ा होना अपने आप में इनबिल्ट है, जो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो इसीलिए थोड़ा सा उधर वो घूम ही जाता है, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है। एक माँ के रूप में एक नारी होकर जिस तरह की वो बातें सहती है, या जिस तरह के सुख या दुख, अच्छी या बुरी,
तो उन बातों की तरफ हम थोड़ा सा चले गए थे, और वो जरूरी भी है, वो बातें अंदर से बाहर आनी भी जरूरी है, क्योंकि वो एक माँ के रूप में आ ही जाती हैं। तो हमने बोला कि हम उसके विषय में हम अगली चर्चा सिर्फ उन्हीं विषयों पर रखेंगे। तो आज हम एक खूबसूरत सी बातें कर रहे थे और मीठे से भावों में खोने का हमने कोशिश की, और बहुत सी बातें हमारे सामने निकल कर आई। राजदादा राज जो एक बहुत बड़े हमारे संरक्षक भी हैं, तो उन्होंने ये एक बहुत अच्छी बात कही कि इस परिचर्चा की सफलता इसी में निहित है कि इसमें से प्रश्न में से और कई प्रश्न निकलकर हमारे सामने आए हैं। बेशक ये बहुत बड़ी बात है कि हमने वो प्रश्न नहीं, वो सवाल इस तरह से नहीं किए कि कुछ एक सवाल मैं लेकर बैठी थी, किताब में कॉपी में लिख कर मैंने आपसे किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि बातों में से बात निकली और हर किसी ने अपनी बात को कही, और प्रश्न प्रत्यक्ष हुए हैं। जी हाँ, बेशक प्रश्न प्रत्यक्ष हुए हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर रूपा सिंह जी का, रश्मि झा जी का, और हमारी डॉक्टर जो जुड़े थे मंगला रानी जी का, आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बिजनेस रिकॉर्ड्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। और जाते जाते अगर आप डॉक्टर रूपा सिंह जी, आज आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी, हम जरूर फिर से आपसे मिलेंगे। और रश्मि झा जी, आपको हमने बहुत अच्छे से सुना, और आपकी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अपनाने योग्य है हमारे पास। और डॉक्टर रूपा सिंह जी ने भी जो हमें बातें कही कि एक अच्छा इंसान बनाना, अपने आप को साबित करना, अपने आप को परिपक्वता से निकाल के लाना, ये बहुत बड़ी बातें हमारे सामने निकल कर आई हैं। जी हाँ, रश्मि झा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सिर्फ एक जी, छोटी सी आपका बात स्वागत है। कि जो भी छोटी मोटी भूल है समाज में, उसको हम बड़ा करके जी। नहीं देखें। समस्या तो जी। है, लेकिन उसका समाधान भी हमारे हाथ में है, और अपनी भूल बेशक। को हम अपने ही हाथों सुधार ले, अपनी भूल को अपने ही हाथों सुधार ले तो बहुत ही अच्छा, बशर्ते कि कोई और सुधारे। और जीवन जी। का वास्तविक सुख जो है, ये हम लोग सबको समझना होगा। सिर्फ ऐसे मदर नहीं, मैंने कहा ना, मातृत्व सबके अंदर होता है, प्रकृति के अंदर जी। है, जल के अंदर है, पवन के अंदर है। अगर पवन के अंदर मातृत्व नहीं होता तो जो अच्छे लोग हैं सिर्फ उनको हवा मिलती, जो हत्यारा जी 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 फिर तो उनको मिलता ही नहीं। तो ये मातृत्व बहुत ही विशाल शब्द है। तो मैं अपनी बात फिर से दोहराना चाहूंगी कि अपनी भूल अपने ही हाथों सुधार ले तो अच्छा, बशर्ते कि कोई और समझाए और सुधारे। और जीवन का वास्तविक सुख, जीवन का वास्तविक सुख हमेशा ही दूसरों को देने में, जीवन का जी। वास्तविक सुख हमेशा दूसरों को ही देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। अगर इस भावना से हम लोग आगे बढ़े तो मैंने कहा कि स्त्री विमर्श नहीं, पुरुष विमर्श नहीं, मातृ विमर्श नहीं, पितृ विमर्श नहीं, सब इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। और हम अच्छे इंसान बने तो हम अच्छे माँ भी बन जाएंगे, अच्छे पिता भी बन जाएंगे, समाज में भी हमारा जो हम करना चाहते हैं वो पाएंगे, और समस्त विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये हमारे यहाँ बेशक राजदादा राज जी कह रहे हैं कि समस्या नहीं, समाधान पर परिचर्चा होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आप, हमारे बड़े हैं, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। समस्या नहीं, समाधान पर चर्चा होनी चाहिए। समस्या हम रखें। जी, आप कुछ कह रही हैं रश्मि जी, रूपा जी? जी, मैं कह रही हूँ समय हो गया, विश्राम के लिए सोचिए। हाँ जी, बिल्कुल, हम समय हो गया है, लेकिन बातें इतनी अच्छी हो रही हैं कि हम, वही कह रही हूँ कि हम कितना भी लंबा हम इस पर बातचीत कर सकते हैं। तो फिर कभी किसी हम मंच से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। लेकिन इतना जाते जाते मैं जरूर कहूंगी कि जब भी हम कंसीव करते हैं, जब भी हम मातृत्व के सुख में आते हैं, जैसे एक औरत का ऑरा बदलता है, उसके मुख का रूप, रंग, आंखों की चमक, उसकी सुंदरता, हम देखते हैं कि जैसे ही वो कंसीव करती है, उसका सब कुछ बदलने लगता है अपने आप से। अपने आप ही वो, उसका ऑरा बदलता है, उसके रूप में परिवर्तन आता है, उसकी बोलचाल में, उसकी आंखों में, उसकी भाषा में। तो उसके अंदर जो लचक पैदा होती है, वही सेम पिता में भी होती है, अगर आप कभी नोट करें। ठीक है कि उसकी कोख में वो बच्चा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उस बच्चे की माँ का ख्याल रखना उस दौरान अक्सर होता है। बुराइयां हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो हमें ही दूर करनी है। लेकिन ऐसा होता भी है जब पिता बनने वाला होता है, चाहे वो छुप कर महसूस करे इस चीज को, और चाहे वो सामने से करे, तो उसके भी रंग रूप, बोलचाल, हर चीज में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगता है। और जब तक ये सब जिंदा है, तब तक हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी ये धरती, हमारा ये प्रेम, हमारी ये लचक, हम सब
जिंदा है और हमें अपनी स्थितियों के अनुसार अपनी परिस्थितियां नहीं बनानी, हमें परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्थितियों को ढालना है और खुद को सक्षम करना है इस समाज को बदलने के लिए। तभी हम इस समाज में अपने आप को रख पाएंगे। बेशक समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान भी हमारे पास है। तो आइए मिलकर इन समाधानों को खोजें, उन पर परिचर्चा करें, उन्हें अपनाएं और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की टांग नहीं खींचें। तभी हम एक सशक्त समाज पैदा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सादर नमन, बहुत ही सुंदर परिचर्चा रही। यहाँ आपके मंच पे आके बहुत आनंद आया। मैं बार बार आप लोगों से मिलना चाहूंगी, बहुत अच्छा। बिल्कुल, हम फिर से हम मिलेंगे, जरूर हम बातचीत करेंगे। सादर नमस्कार और सभी श्रोताओं को मैं हार्दिक धन्यवाद कहती हूँ कि सारी पूरी परिचर्चा में वो हमारे साथ रहे और अपनी सुंदर सुंदर बातों से कमेंट भी दिया कि कहाँ क्या चर्चा क्या रुख ले रही है, कहाँ हमें बात करनी चाहिए, क्या पसंद आया, क्या तो बहुत सुंदर से बातें निकल के आई और आपके इस सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और मन से। सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपने माँ के आंचल में सुरक्षित रहें, सक्षम रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आमीन।